हेलो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पिक्चर क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 साइंस। एक सैम्पल पेपर मैंने लिया है, उसमें पिक्चर क्वेश्चंस मैंने देखे थे जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लेने चाहिए। तो पिक्चर क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत से सॉल्व किए होंगे, आपने बहुत बार कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, लेकिन अब पेपर में आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब हम कोई क्वेश्चन देखें रिगार्डिंग अ पिक्चर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। इसमें हमें जैसे क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया हुआ है हमें, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें हमें बताना है गैस ए क्या है, और यहाँ देखिए ये बर्निंग ऑफ गैस ए दे रखा है। तो हमें पहले इसको थोड़ा सा सेटल होकर के सोचना चाहिए कि ये पिक्चर किस चीज़ की है। देखिए जिंक ग्रैन्यूल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड निकल रहा है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है पॉप साउंड के साथ ये गैस बर्न हो रही है। अगर आपको पूरी रिएक्शंस याद भी नहीं है, या अगर आप ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कौन से चैप्टर से है वो भूल भी चुके हैं, तो भी बेसिक्स को याद रखते हुए चलेंगे। तो पॉप साउंड के साथ हमारे पास जो ऑप्शंस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें पता है पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन बर्न होती है, तो हम हाइड्रोजन पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो पूरा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अरे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आ गया, क्या पूछ लिया क्या नहीं पूछा। सिंपल, सिर्फ बर्निंग ऑफ गैस ए, और उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी भी दे दी, पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है तो वो बताना है। इसी तरह से ए की मेरे पास क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें ये एक इन्होंने फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट मुझे बना करके दिया है। इसमें कह रहे हैं एक मेटल है जिसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था, तो मेटल सॉल्ट और गैस निकल रहा था। अब क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, कौन से दो कॉम्बिनेशन सही हैं। थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन दिए क्या हुए हैं, और फिर उसके बाद हम अपने सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो हमें डाइल्यूट मेटल के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, मेटल सॉल्ट और गैस बन रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि कॉपर होगा, ये मेटल कॉपर होगा तो गैस निकलेगी, ये कह रहे हैं गैस निकल रही है, यस। फिर आयरन होगा अगर ये, तो गैस निकलेगी। मैग्नीशियम होगा तो गैस नहीं निकल रही, और जिंक होगा तो गैस निकलेगी। अब ये मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज। आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि जब भी मेटल के साथ किसी एसिड की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस होती है जो निकलती है। एंड रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होती है, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी हाइड्रोजन गैस को, और इन्होंने कहा कि कॉपर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर पाएगी, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा, आयरन इज अबव हाइड्रोजन, तो ये कर सकता है। मैग्नीशियम भी अबव हाइड्रोजन है, पर ये कह रहे हैं गैस इवॉल्व नहीं हुई, तो ये भी गलत हो गया। जिंक इज अबव हाइड्रोजन, तो ये कर सकता है जिंक को रिलीज, तो ये यस हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 और 4, यानी 2 और 4 कॉम्बिनेशन सही है। अब देख लीजिए कौन से कॉम्बिनेशन से ये बता रहे हैं, कौन से ऑप्शन में आपको ये दो कॉम्बिनेशन दिए हैं। ऑप्शन बी में आपको ये दो कॉम्बिनेशन दिए हैं, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, डोंट स्ट्रेट अवे गो फॉर द ऑप्शंस, सीधे ऑप्शंस पर जंप मत कीजिए, ऑप्शंस में से लोकेट करने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को समझिए, उसका आंसर खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर पहले जब हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद हमने ऑप्शन को टिक कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक ये ग्राफ दे रखा है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक ग्राफ हमें दिखाया गया है। बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये पढ़ते ही बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आगे इन्होंने दे दिए हैं एसिड एंड एल्कली व्हेन रिएक्ट, तो ये सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हम तो सोच रहे हैं कि जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, पर क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहा है। pH ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस एज वी एड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन एल्कली। तो pH चेंज हो जा रहा है अगर हम इसके अंदर एसिड का मात्रा, एसिड की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये ग्राफ दे दिया। अब आप देखिए, अगर आप एसिड बढ़ा रहे हो, ठीक है,
तो एसिड का मतलब है कि उसका पीएच कम होना चाहिए, पीएच शुड बी लोअर, क्योंकि हमने पीएच स्केल में पढ़ा था जब 1 से लेकर के 7 के पहले बिलो 7, वो हमारा जो पीएच होता है वो एसिड के लिए होता है, और पीएच का वैल्यू जितना कम होगा, जितना छोटा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये 14 शो कर रहा है, 14 इज फॉर बेस, और यहाँ 7 शो कर रहा है विच इज फॉर न्यूट्रलाइजेशन, या सॉरी न्यूट्रल पार्ट्स एंड न्यूट्रल थिंग्स, और यहाँ डी जो शो कर रहा है वो बिलो 7 है। तो इसका मतलब डी एक ऐसा पॉइंट है इस ग्राफ पे जहाँ पे एसिड एंड सॉल्ट दोनों मौजूद हैं। तो ऑप्शन डी में दिया है मुझे डी, तो वो मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो डी इज द पॉइंट जहां पर पीएच सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ एसिड एंड एल्कली दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद। एक क्वेश्चन दिया है मुझे 11th क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने हमें एक पिक्चर दिया है, एक डायग्राम दिया है, और क्वेश्चन दिया है केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स first, second, third and fourth. Select the option which gives the correct identification and main function and or characteristic. तो यहाँ इन्होंने हमें बताया है, ये एक पिक्चर है, डायग्राम हमें पता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसमें पहले स्ट्रेट अवे जंपिंग टूवर्ड्स योर ऑप्शंस, बेटर ये है कि पहले आप थोड़ा सा माइंड में उसको फिगर आउट कर ले। तो हम फिगर आउट कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये है ब्रोंकियस, ठीक है, ऊपर ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के नीचे यहाँ पे ये वॉइस बॉक्स या लार्नेक्स होता है, उसके नीचे ब्रोंकियस होता है, और उसके आगे यहाँ ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है ये। तो ये ब्रोंकस है, और यहाँ पे छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजेस की रिंग्स होती हैं। उसके अलावा फिर ये इन्होंने सेकंड पार्ट दिया है, ये है रिब्स। ये आप सोचेंगे ये रिब्स कैसी दिखाई हैं इन्होंने, तो दे आर शोइंग यू अ 2D डायग्राम। तो ये 2D डायग्राम है जिसमें रिंग्स इन्होंने रिब केज का जो रिब्स हैं वो प्रॉपर्ली शो नहीं किया, वरना फिर ये आपको लंग्स शो नहीं हो पाती। और तीसरा है यहाँ पे एल्वियोलीज, दीज आर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। तो अब इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं, फर्स्ट में ये कह रहे हैं ट्रैकिया है, बट दिस इज नॉट ट्रैकिया, दिस इज ब्रोंकस। तो इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तो ये ऑप्शन तो माने फंक्शंस तो उसका सही है, बट ये ऑप्शन इन्होंने गलत आइडेंटिफाई किया, ट्रैकिया नहीं है, ब्रोंकस है। दूसरा पार्ट है रिब, सेकंड पार्ट रिब है। जब वो कह रहे हैं ब्रीद आउट करते हो तो रिब्स लिफ्ट हो जाती हैं। रिब्स तब लिफ्ट होते हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं ताकि स्पेस बढ़ जाए, लंग्स के अंदर एयर को जाने के लिए स्पेस मिले। तीसरा है एल्वियोली, थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एंड फोर्थ इज डायाफ्राम, इट इज पुल्ड आउट व्हेन वी ब्रीद इन। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है, विच इज रॉन्ग। जब हम सांस एक्सहेल करते हैं, एयर एक्सहेल करते हैं, तब ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ऑप्शन सी is the correct option. That third part is alveoli which are sac like structure for exchange of gases. ठीक है, इसके बाद एक इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, ये आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रीटेड इन लोकेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये आपको एक इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है जिसमें ये कह रहे हैं कि अब आप आइडेंटिफाई कीजिए फर्स्ट लोकेशन में कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में। सो मोर देन गोइंग फ्रॉम ऑन द ऑप्शंस, आप सबसे पहले देखिए ये आपका माउथ या बकल कैविटी है, यहाँ पे सलाइवा आपका सिक्रीट होता है। आपने इसमें पढ़ा था कि सलाइवा इज सिक्रीटेड इन बकल कैविटी। फिर ये स्टमक हो गया, नंबर 2 पर स्टमक सिक्रीट्स पेप्सिन। एंड देन ये नंबर 3 पे है आपका पैनक्रियाज विच सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। अब हम चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में यही बातें दी हैं। तो फर्स्ट में इन्होंने बताया इज सिक्रीट्स लाइपेज, सेकेंड ट्रिप्सिन, थर्ड पेप्सिन। अब ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए थर्ड में यानी कि पैनक्रियाज में पेप्सिन सिक्रीट करते हुए बता रहे हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। पेप्सिन तो स्टमक में सिक्रीट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट सिक्रीट्स अमाइलेज, सेकेंड सिक्रीट पेप्सिन, स्टमक में पेप्सिन, एंड पैनक्रियास सिक्रीट्स ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन करेक्ट है। अमाइलेज का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम ब्रेक डाउन करते जाते हैं तो दे आर सिंपल
मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च, एंड स्टार्च को भी और ज़्यादा आप डिकम्पोज करोगे तो उसका सिंपल मॉलिक्यूल है शुगर एंड ग्लूकोज। तो ये अमाइलेज वाला हो सकता है। अभी आगे पढ़ लेते हैं। पहले सी पार्ट में फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन सिक्रीट कर रहा है, सेकंड अमाइलेज एंड थर्ड कार्बोक्सिलेज, एंड डी ऑप्शन दिया है फर्स्ट पार्ट परमीज, सेकंड पार्ट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीडेज। तो ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, हमें ये पता है कि ये दो पार्ट तो एटलीस्ट सही है ना, दो पार्ट हमें पता है। अमाइलेज में अगर हमें डाउट है तो वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर एंड स्टार्च आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो अमाइलेज ही एक तरह का सलाइवा में मौजूद केमिकल है जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर को या स्टार्च को डिकम्पोज करता है। इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिगर आपको देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर डरने की कोई बात नहीं है। और मतलब फिगर आपको ऐसे ही मिलेगी, ये नहीं कि जिस प्रकार से एनसीईआरटी में बिल्कुल कलरफुल एंड लेबल वगैरह दे रखा है, ज़रूरी नहीं बिल्कुल सब कुछ वैसे ही मिले, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल। ये ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डायग्राम है। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन, इसमें भी करेक्ट आइडेंटिफाई करना है और उनके फंक्शंस को भी। देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ब्लड इज गोइंग इन, ये ब्लड यहाँ अंदर आ रहा है और यहाँ पे भी ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है और ये अंदर जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। अब ये क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये है हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। यहाँ ये दो आर्टरियाज हैं, ये दो वेंट्रिकल्स हैं और उसके बाद ये लंग्स होंगे जहाँ पे एल्वियोली से गैसेस एक्सचेंज होगा। ये बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स हैं जहाँ पे फिर से एक्सचेंज होगा ब्लड के द्वारा। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट एंटर ले रहा है इनटू द हार्ट और दूसरे पार्ट में हार्ट से ब्लड जा रहा है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड यहाँ इससे जा रहा है हार्ट के अंदर और फिर हार्ट से जा रहा है लंग्स के अंदर। तो फर्स्ट कह रहे हैं पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है विच टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ये इम्प्योर ब्लड नहीं ले जा रही है, ये लंग से जब ब्लड लेकर आ रही है हार्ट में तो ये इम्प्योर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकेंड इज पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड पार्ट इन्होंने कहा ये पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड को लंग से हार्ट में लेके जा रही है। तो हार्ट से बाहर लेके जा रही है तो लंग से हार्ट में नहीं ला रही है, ये भी गलत हो गया। थर्ड इज ओरोटा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, थर्ड वन इज दिस, ये ओरोटा बताया है जो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स, ये तो हार्ट से लेके जा रही है लंग्स में। तो फोर्थ है वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, ये फोर्थ है, ये बॉडी के टिश्यूज से ब्लड को लेके जा रही है हार्ट के ऑरिकल में। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आप शांति से पहले पिक्चर को स्टडी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ क्या है। अब पिक्चर को देखिए, सबसे पहले हमने स्टडी किया कि एरोज किधर जा रही हैं और एरोज जाने के बाद अगर मैं कहीं कंफ्यूज भी हो रही हूँ अपने हार्ट वाले स्कीमेटिक डायग्राम को लेकर के या जो फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम का, अगर हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस आपको काम एंड कंपोज होने की ज़रूरत है और ध्यान से पिक्चर को स्टडी करने की ज़रूरत है। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया 15, ये भी कुछ हार्ट से रिलेटेड ही है। इसमें इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो और एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर शोन। ये इन्होंने एक फेज दिखाया हार्ट का जिसमें कॉन्ट्रैक्शन, ये एरोज शो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कह रहे हैं ये जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि फेज ऑफ सर्कुलेशन कौन सा है। इन्होंने ऑप्शंस दिए। अब आपको ऑप्शंस पढ़ने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। क्यों आपको ऑप्शंस क्यों पढ़ने पड़ेंगे? क्योंकि अब आपको पता ही नहीं इसमें वो कहना क्या चाहते हैं, वो तो बस आपसे कह रहे हैं कि कौन सा फेज करेक्ट है। तो इसीलिए आपको सारे ऑप्शंस आराम से पढ़ने चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में एक साथ जाता है। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में एंटर करता है तब हार्ट रिलैक्स फेज में होता है ताकि स्पेस बढ़ जाए और स्पेस बढ़ने से ब्लड उसके अंदर एंटर हो जाए। तो यहाँ स्पेस बढ़ेगा नहीं अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, स्पेस कम होगा तो वेंट्रिकल्स में इस टाइम पे ब्लड एंटर नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड। सेकेंड ऑप्शन है ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। जब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है
तब उस टाइम पे ब्लड निकल कर जाएगा, चाहे उसे लंग्स में जाना हो या उसको बॉडी टिश्यूज में जाना हो। देन थर्ड ऑप्शन भी पढ़ते हैं, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली। इस दौरान ऑरिकल्स में ब्लड जाएगा, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑरिकल्स में जब ब्लड जाता है तो हमारा हार्ट जो होता है वो रिलैक्स फेज में होता है। ऑप्शन डी, ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड इज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड लंग्स से आ रहा है इनटू द हार्ट, और जब ब्लड लंग से आएगा हार्ट के अंदर तो हार्ट को एक्सपैंडेड फॉर्म में रहना होगा, एक्सपेंशन में रहना होगा ताकि ब्लड उसके अंदर एंटर कर सके, पर यहाँ तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको पढ़ने सारे चाहिए, तो एक बार जल्दबाजी में हम देखते हैं कि अच्छा ये वाला करेक्ट लग रहा है तो इसको ही टिक कर देते हैं, पर आप सारे ऑप्शंस पढ़ें और फिर करेक्टली जज करें कि कौन सा सही ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने हमें बताया, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ए बकल कैविटी के बारे में, ये बी लिवर के लिए दिया है, सी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और डी देखिए डी क्या है। अब आप कहेंगे ये तो सब स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, लेकिन नहीं, ये सी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये डी देखिए जाकर एनस से कनेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये लार्ज इंटेस्टाइन कंसिडर की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये जो कनेक्ट हो रहा है एनस से वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसे मैच करना है, यहाँ पे आपको कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और ये ए बी सी डी दिया है। यहाँ पे इसके करेक्ट इन्होंने मैचिंग पॉइंट्स दिए हैं, इनको मैच करना है और फिर आपको यहाँ पे ये सही ऑप्शन बताना है कि भाई ए बी सी डी के साथ कौन सा मैच हो रहा है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट, 3 4 3 2 4 1 1 3। तो ये कौन सा वाला सही ऑप्शन है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ए था हमारा बकल कैविटी, तो बकल कैविटी का यहाँ इन्होंने फंक्शन दिया इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, कि जो हमारा स्टार्च का डाइजेशन होता है वो माउथ में या बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। बी वाला तो ए के साथ 2, ये हमने यहाँ लिख लिया। फिर बी वाले के बी था हमारा लिवर, लिवर इज इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, लाइपेज के एक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, तो बी के साथ आ गया 3। सी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यहाँ पे सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं। और 4 था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड और द ऑर्गेनिज्म ईट, कि किस तरह का फूड वो खाएगा उस तरह की उसकी लार्ज इंटेस्टाइन होगी, उसका साइज उस पर डिपेंड करेगा। ये सेल्यूलोज जो एनिमल्स खाते हैं काऊ वगैरह, उनका ये लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होता है, तो ये इसीलिए इन्होंने ये पॉइंट लिखा। अब देखिए आप ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 1, ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि पिक्चर क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके लिए और भी पिक्चर क्वेश्चंस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। फॉर द टाइम बिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे वो लिख के बताइएगा ताकि मैं उसको भी सॉल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, but please don't forget to subscribe, share and like my video. Thank you.